तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो इतिहास। तो इसका जो फर्स्ट बुक का चैप्टर 3 है जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। तो इस चैप्टर के बच्चों आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। ये क्वेश्चन कई बारी पेपरों में पूछ लिया जाता है आपसे कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। पहला है आपका क्या महाभारत में श्लोकों की संख्या 20,000 है। दूसरा है आपका क्या 50,000 है। तीसरा है आपका क्या 1,00,000 है। और चौथा ऑप्शन है आपका कि क्या 1,00,000 से अधिक है। तो आपने ये वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि महाभारत में लगभग अगर हम बात करें तो 1,00,000 से जो है अधिक श्लोकों की संख्या मिलती है हमें। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो चौथा होगा, 1,00,000 से अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले बच्चों एक बात हम समझ लेते हैं कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, यानी कि ये जो MCQ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये MCQ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हमने अपने अनुभव से, ठीक है, पूरा का पूरा ये MCQ क्वेश्चन निकाला है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको लिमिटेड देता हूँ, लेकिन वही है ना, जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो कम मात्रा में ही होता है। ठीक है, वही चीज़ है। अगर मैं आपको पूरा सिलेबस ही दे दूंगा तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन का मतलब ही नहीं रह जाएगा। एक बच्चे ने मेरे से बोला भी था कि सर आपने सिर्फ कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही दिया है वीडियोस में। तो मैं लिमिटेड क्वेश्चन इसलिए देता हूँ क्योंकि उनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है तो पूरी बुक ही ना दे दे, लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला हम अपना प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में यही हमसे पूछ रहा है कि पुराने टाइम पे जो जितने भी राजवंश होते थे, राजा वगैरह होता था, राजाओं का जो वंश चलता था वो किस प्रणाली का अनुसरण करते थे, किस प्रणाली के अकॉर्डिंग चलते थे, कैसे मतलब चलता था। तो 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, एक एक करके देखते हैं इनको। पहला बोल रखा है क्या वो मातृवंशिकता होते थे। दूसरा है आपका पितृवंशिकता। तीसरा है आपका भातृवंशिकता। ठीक है, और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो इन चारों का मतलब तो आपको पता ही होगा, मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। मातृवंशिकता वो होती है जो माता के बाद उसकी पुत्री फिर पुत्री, इस तरह से वंश चलता है। पितृवंशिकता ऐसे होता है कि पिता के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर इस तरह से जो है वंश चलता है। भातृवंशिकता भाई के बारे में बताता है, और उपरोक्त सभी आपको पता ही होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि पुराने टाइम पे क्या चलता था, पितृवंशिकता का जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन हमें देखने को मिलता था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका दूसरा, पितृवंशिकता। आगे चलते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण धर्म सूत्र या धर्मशास्त्र है, क्या है जी, हमें बताना है। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला है आपका मनुस्मृति, दूसरा है आपका महाभारत, तीसरा है आपका ऋग्वेद, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण धर्म सूत्र के बारे में या धर्मशास्त्र शास्त्र के बारे में आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जो है सो कि कमेंट करना है। देखता हूँ कितने बच्चे जो है राइट कमेंट करते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उन सब कमेंट्स को लव दूंगा, और आपके एक कमेंट से कोई अगला बच्चा भी सीख सकता है। तो कमेंट जरूर करें इसका सही उत्तर, कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आगे चलते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि गोत्र का आधार क्या था। जो गोत्र हमारे होते थे उसका आधार क्या था, नींव क्या थी, ठीक है, बेस क्या था। क्या वो माता के नाम पर होता था या पिता के नाम पर होता था, ठीक है, या फिर किसी वैदिक ऋषि के नाम पर होता था या राज्य के नाम पर होता था। तो आपने पढ़ा होगा कि गोत्र, हर एक गोत्र किसी न किसी वैदिक ऋषि के नाम पर जो है सो कि रखा जाता था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका तीसरा, किसी वैदिक ऋषि का नाम।
आई होप कि आपको ये फोर्थ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बहुपति प्रथा प्रचलित थी, किसमें प्रचलित थी? कौरवों में प्रचलित थी, पांडवों में प्रचलित थी, सातवाहनों में प्रचलित थी, या फिर उपरोक्त सभी में प्रचलित थी? ये भी क्वेश्चन जो है सो कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नीचे बताना है। मुझे पता है बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक बारी क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जाति व्यवस्था में पहला दर्जा प्राप्त था। जो जाति व्यवस्था थी उस टाइम पे, उसके अंदर जाति व्यवस्था से मेरा मतलब है वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो पहला दर्जा, फर्स्ट पोजीशन किसको प्राप्त था? पहला है आपका शूद्रों को, दूसरा है आपका क्षत्रियों को, तीसरा आपका वैश्यों को, और चौथा है आपका ब्राह्मणों को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है फोर्थ, ब्राह्मणों को। ब्राह्मण जो थे उनको पहला दर्जा प्राप्त था, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी मतलब मानना था लोगों का कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना वो ब्रह्मा जी के मुख से बनते हैं, एक तरह से जो सर होता है ना ऊपर वाले जो हिस्से से बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है हमारी जो है जाति प्रथा उस टाइम पे बनाई गई थी, तो ब्राह्मणों को पहला दर्जा प्राप्त था। आगे चलते हैं बच्चों, अगला 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जाति व्यवस्था में सबसे निचला दर्जा किसे प्राप्त था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। पहला है अस्पृश्यों को, दूसरा है वैश्यों को, तीसरा है क्षत्रियों को, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे निचला दर्जा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो था आपका अस्पृश्य लोग, ठीक है, क्योंकि वैश्य लोग तो थर्ड पोजीशन पे कहीं ना कहीं आ जाते थे, सॉरी फोर्थ पोजीशन पे कहीं ना कहीं, लेकिन जो अस्पृश्य लोग थे जिनको छूना तक भी मना था, वो लोग जो है सबसे निचला दर्जा कहीं ना कहीं प्राप्त करते थे उस टाइम पे, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, निम्नलिखित शासक इसका अपवाद है। तो ये क्या कह रहा है कि शास्त्र जो थे उसके अकॉर्डिंग केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकता था, ठीक है, लेकिन निम्नलिखित शासक जो है इसके अपवाद है। अपवाद क्या है? मतलब यहाँ पर ये है कि ये क्षत्रिय ही नहीं थे, ये इसमें से शुग हो गया, कर्ण हो गया, आपका सातवाहन हो गया, ठीक है, ये अलग अलग जो है सो कि क्षत्रियों के अलावा जो है सो कि जाति व्यवस्था में अलग स्थान प्राप्त करते थे, ठीक है, अलग दर्जा था इनका, ठीक है। लेकिन इन सब को लेकर के अपवाद होता है कि ये भी राजा थे, ठीक है। तो मतलब बहुत वाद विवाद होता है कि क्या क्षत्रिय राजा थे नहीं थे, इस तरह से मतलब होते रहता है, ठीक है। तो हमें इनके बारे में बताना है। तो यहाँ पर ये बता रखा है, 4 ऑप्शन है कि क्या शुंग, या फिर ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इस तरह से होगा ये, ठीक है। दूसरा है कण्व, तीसरा है आपका सातवाहन, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए फोर्थ वाला, क्योंकि ये उपरोक्त सभी होगा, सातवाहन भी है, कहीं ना कहीं कर्ण भी है, शुंग भी है, ठीक है। बाकी इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैंने बता ही दिया वैसे तो। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन कि परंपरा के अनुसार महाभारत के लेखक माने जाते हैं। जो महाभारत जो है जिनकी रचना हुई है, लेखक जिनको कहेंगे हम लोग राइटर, तो लेखक कौन माने जाते हैं हमारे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है महर्षि वाल्मीकि जी, दूसरा है आपका महर्षि वेद व्यास जी, तीसरा है आपका महर्षि विश्वामित्र जी, और चौथा है आपका वीवी लाल जी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सेकंड वाला इसका सही उत्तर है, महर्षि वेद व्यास जी। इनको जो है इनके परंपरा के अनुसार अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो महाभारत के ये लेखक माने जाते हैं, ठीक है। आई होप कि 9वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर कि वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण थे? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या 5 वर्ण थे, या 10 वर्ण थे, या फिर 7 थे, या फिर 4 थे? तो आप देखेंगे तो कुल 4 ही थे, ठीक है, आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इस तरह से तो 4 थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये चौथा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है कि बहिर्विवाह का अर्थ बताइए, ठीक है। बहिर्विवाह के अंदर क्या होता था? गोत्र के अंदर विवाह होता था, गोत्र के बाहर विवाह होता था, या फिर अन्य किसी धर्म में विवाह होता था, या इनमें से कोई नहीं। तो बहिर्विवाह का मतलब वही होता है कि
गोत्र के बाहर विवाह करना, बहिर्विवाह पद्धति के अंदर। ठीक है, तो जो है सो कि दूसरा जो है इसका सही उत्तर होगा। और बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।